एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। अमेरिका जैसे मुल्क जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मुल्कों, मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी भी एक बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। आज जिस शहर का हमने इंतखाब किया है वो है बाल्टीमोर। जी हाँ, मैरीलैंड के चंद बड़े शहरों में से एक शहर जहाँ पर पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है। और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कई लोगों ने हमसे ये सवाल किया कि पाकिस्तानी अगर अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हैं तो फिर इन्हें बहुत से हलाल खानों और ख़ास तौर पर हलाल ग़िज़ाओं के लिए किस तरह से, क्या मुश्किलात पेश आती भी हैं या फिर नहीं, और किस तरह से ये इस किस्म के खानों को हासिल कर पाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम इस शहर में इसलिए मौजूद हैं ताकि उन पाकिस्तानियों को जो कि यहाँ पर नहीं रहते हैं ये बता सकें कि लोग यहाँ पर हलाल खाना किस तरह से हासिल कर पाते हैं। शुरुआत करते हैं इस जगह से जो कि बाल्टीमोर का पोर्ट है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ लोग घूमने के लिए आते हैं बल्कि इस शिप का मज़ा लेने के लिए भी आते हैं। आइए इस जगह की सैर आपको करवाएंगे और इसके बाद इस शहर की और दूसरी जगहों पर भी आपको लेके चलेंगे। Okay. You are a visitor here? Yeah. From which country you are? Dominican Republic. Dominican Republic. Yeah. Oh, I really want to go there someday. I want to get either the ship or something. Beautiful, in the the most beautiful island in Caribbean. Okay, okay. Yes, sir. बाल्टीमोर का पोर्ट, इनर हार्बर, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में विजिटर और टूरिस्ट आते हैं और इस साइट सीइंग को एंजॉय भी करते हैं। ऐसे ही एक टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक से ताल्लुक़ रखते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? Oh, I'm fine. A little cold. Little, not too much cold. Okay, tell us something, how you find this place and Very are you really beautiful. enjoying that? Beautiful. Of course, I'm enjoying. Very beautiful. And did you try the food here? It's very famous. I haven't. I just arrived here. And are you with the family? Yes, my wife. So can we talk to your wife also? Of course. Can you please talk to us also? How did you find this place? Is it good to bring the family and is it enjoyable also? Yes, I suppose it's excellent. And did I you will try? come back with the family. You'll come back I'm with the sure. family. I'm sure And I will. did you try the shrimps and the crabs also from here? The crabs are very Not famous yet. from Not here. Yet. And did you enjoy the sightseeing as well? What? The sightseeing, the sightseeing. Oh yes. And did you have the ship trip? No, not yet. Not yet. Okay, We arrive at 1 hour. Sorry? About 1 hour. One just hour. So arrived have a here. good day then. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. बाल्टीमोर नेशनल हार्बर की एक और अट्रैक्शन है वहाँ का एक्वेरियम। वहाँ लेकर जा रही हैं हमारी साथी रिपोर्टर मदीहा अनवर। बाल्टीमोर रियासत मैरीलैंड का एक मशहूर शहर है जो दरियाए चेसापेक के किनारे आबाद है। बाल्टीमोर शहर की तरह इस दरिया की भी अपनी एक अलग कहानी और तारीख है। दरिया में मौजूद इसी कहानी को उजागर करने के लिए चेसापेक दरिया के किनारे बनाया गया नेशनल एक्वेरियम बाल्टीमोर सारा साल सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बना रहता है। 2 इमारतों पर मुश्तमिल इस एक्वेरियम में दाखिल होकर आप अपने आप को समुद्री माहौल का एक हिस्सा ही तस्वुर करते हैं। यहाँ आपको न सिर्फ तरह तरह की मछलियाँ बल्कि पानी में रेंगने वाले जानवर, मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे और दुनिया से नापैद होते वो जानवर भी दिखाई देंगे जो शायद इससे पहले आपने कहीं ना देखे हों। एक्वेरियम के इन जानदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौजूद अमला बेहद तरबियत याफ्ता है जिसे आबी जानदारों की हिफाजत के बारे में मुकम्मल मालूमात हैं। डॉल्फिन शो से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ये हॉल ज़्यादातर लोगों से खचाखच भरा होता है जो डॉल्फिन्स की मुख्तलिफ हरकत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये तरबियत याफ्ता डॉल्फिन्स ट्रेनर्स के हर इशारे को समझती हैं। कभी छलांग मारकर गेंद छूती हैं, कभी अपने परनुमा बाजुओं से खेलती हैं तो कभी अपनी चोंच पर गेंद एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। डॉल्फिन्स का अपने ट्रेनर्स की हर बात और हर इशारे को समझना ये वाज़ेह करता है कि इंसानों की तरह डॉल्फिन्स भी प्यार की ज़बान समझती हैं। एलिसन कहती हैं कि एक ट्रेनर का सबसे पहला फ़र्ज़ ये समझना है कि जानवर आदात व ख़साइल में इंसानों की तरह एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। माहिरीन का कहना है कि डॉल्फिन्स तकरीबन 40 मुख्तलिफ इक़साम में पाई जाती हैं। एक डॉल्फिन की लंबाई 4 फुट से 30 फुट जबकि वज़न 40 किलो से 11 टन तक हो सकता है। नुमाइश का एक खास पहलू ऑस्ट्रेलिया से लाई जाने वाली एक नायाब मछली है जो स्टिंगरे कहलाती है।
4 से 8 फुट तक चौड़ी ये मछली इंसान दोस्त है और खुराक में छोटी मछलियां खाना पसंद करती है। जेलीफिश कहलाई जाने वाली ये आबी मखलूक माहिरीन के नज़दीक मुकम्मल मछली की खुसूसियात नहीं रखती, इसीलिए बाज़ औक़ात इन्हें सिर्फ जेलीज भी कहा जाता है। बाल्टीमोर के एक्वेरियम के इस हिस्से में हर चंद साल बाद एक आर्जी नुमाइश का एहतमाम किया जाता है। गुज़िश्ता 3 बरसों से यहाँ न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया भर से खुसूसी तौर पर मुख्तलिफ इक़साम की जेलीफिश इकट्ठी की जा रही हैं। जेलीफिश तकरीबन 90% पानी की बनी होती है और इसकी 85 मुख्तलिफ इक़साम पाई जाती हैं। हैरानकुन बात यह है कि दिमाग, सांस, हिस्सियात और हाज़मे का मुकम्मल निज़ाम ना होने के बावजूद जेलीफिश दिन के 24 घंटे खुराक खाती हैं। माहिरीन कहते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में माहौल में बढ़ती हुई आलूदगी और आबी हयात के बेदरीग शिकार की वजह से दुनिया भर में जेलीफिश की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि जेलीफिश ऑक्सीजन के बगैर गंदगी और आलूदगी में बाआसानी परवान चढ़ सकती हैं। जेलीफिश के बड़े बड़े टैंकों की सफाई और उनकी देखभाल मुश्किल काम है, जिसके लिए जदीद बुनियादों पर एक्वेरियम में एक अलग कमरा बनाया गया है, जहां मौजूद टैंकों में पानी के बहाव और उनमें मौजूद जेलीफिश के लिए खुराक डालने का माकूल इंतजाम है। बज़ाहिर बेज़रर दिखाई देने वाली जेलीफिश मुहलिक भी साबित हो सकती है। जेलीफिश के ये लंबे लंबे धागे दरअसल उसका हथियार हैं। इन लंबे लंबे धागों के अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो वो हमले के लिए इस्तेमाल करती है। इसलिए तैराकों को समंदर के उन पानियों में तैराकी से मना किया जाता है जहां जेलीफिश ज़्यादा तादाद में मौजूद हों, क्योंकि जेली जैसी बाज़ मछलियों का जहर इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। और अब आपको लिए जाएंगे एक ऐसे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जहां पर 100 से ज्यादा रेसिपीज मौजूद हैं, लेकिन वहां पर चलेंगे इस ब्रेक के बाद। आज का दिन मैं गुजारी हूँ बाल्टीमोर शहर में, जो कि मैरीलैंड में है, और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की भी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तानी लोगों के लिए यहाँ पर पाकिस्तानी खानों की कितनी वैरायटी है, ये आज मैं जानने की कोशिश करूँगी एक रेस्टोरेंट में जाके, और देखती हूँ कि कितनी पाकिस्तानी फूड्स के आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे वक़ार साहब, खैरियत से? मैंने कहा मैं आज इस शहर में पूरा दिन गुजार रही हूँ, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों से तो मिलने का मौका मिलेगा ही, लेकिन एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में भी जाऊँ। आपके रेस्टोरेंट की तारीफ सुनी थी तो मैंने कहा मैं पूछूँगी यहाँ पर कितने फूड आइटम्स आपके पास मौजूद हैं। श्योर, यू आर क्वाइट वेलकम है। हमारे पास 100 से ज़्यादा आइटम। चलें फिर 100 से ज़्यादा आइटम्स हम देख भी लें इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे इस शहर के बारे में बताएं। इसकी हिस्ट्री खासी पुरानी है और ये बहुत बड़ा शहर समझा जाता है मैरीलैंड का। जी। तो कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं? बाल्टीमोर बाय इटसेल्फ जो है तकरीबन 200 साल से ज़्यादा पुराना शहर है, और 1990 में जब मैं यहाँ पे मूव हुआ था लॉस वेगस से, तो उस वक्त गिनती के चंद ही लोग पाकिस्तानी यहाँ पे हुआ करते थे। अच्छा। मुश्किल से अगर कोई मिल भी जाता था तो हम बड़े खुश होते थे कि कहीं से कोई पाकिस्तानी ढूंढ लिया। जी। और बाकायदा गले मिलते थे। ऐसा नहीं है कि अब नहीं मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, मगर ये कि कहने को ये है कि बहुत कम पाकिस्तानी होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजनेसेस में इन्वॉल्व हुए, जॉब्स क्रिएट हुई, वो तो ये है कि पाकिस्तानी अब माशाल्लाह से बाल्टीमोर बाय इटसेल्फ जो है वो यहाँ पे मोर देन 100,000 पाकिस्तानी हैं। तो और ये है कि हमारे जो एक रिवाज था कि जो रेस्टोरेंट थे छोटे छोटे मॉम एंड पॉप शॉप टाइप, जिसमें कि एवरेजली 30 से ज़्यादा सीटिंग नहीं हुआ करती थी, अब वो बात नहीं है। अब तो 30 जो है वो एक फैमिली के मेंबर्स होते हैं, तो मोर देन 80 मेंबर्स होते हैं एक फैमिली के। अगर कोई छोटी सी भी पार्टी करे, या पाकिस्तानी फैमिलीज की बात पाकिस्तानी फैमिलीज की, ठीक है, इवन की पर्सनल गेट टुगेदर जो होती है एवरेजली किसी के तो एक मेरे जानने वाले उनके 400 ज़्यादा फैमिली मेंबर्स यहाँ पर हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह से
ये हमारी एक ज़रूरत थी, एक नीड थी कि ऐसा एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल साइज़ जो है रेस्टोरेंट होना चाहिए। क्योंकि इस रेस्टोरेंट का मैंने इसलिए सुना था कि यहाँ पर कोई 100 से ज़्यादा मैंने सुना था फूड आइटम्स मौजूद हैं। ये आपका बारबेक्यू सेक्शन है? जी, ये बारबेक्यू सेक्शन है। यहाँ पे लाइव बारबेक्यू होता है। लाइव बिल्कुल आपके सामने नान जो है ये लगाते हैं और आपके सामने ये कबाब बन रहे हैं। यहाँ पे जो है ये टिक्के बने हुए हैं। तो ये जो वैरायटी आप लोगों ने रखी है, आपसे पाकिस्तानियों से जो भी आपने कोई सर्वे किया या उनसे पूछा कि कौन से फूड आइटम्स वो ज़्यादा मिस करते हैं? अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर क्योंकि फूड सिलेक्शन पाकिस्तानियों के टेस्ट के मुताबिक रखना बड़ा मुश्किल काम था। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ओल्ड पाकिस्तानी वो इस खाने को मिस कर रहे थे। बिल्कुल ये वही पाकिस्तान वाला टेस्ट है। दूसरी बात ये कि जो हमारी नई जनरेशन है वो चाइनीज़ एंड अमेरिकन फूड खाते हैं और हलाल बेचारे ढूंढते हैं, और अगर हलाल नहीं मिलता तो जब बच्चा घर पे आता है और कह देता है कि मुझे भूख नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं खा के आया है, पता नहीं हलाल खाया है कि क्या खा के आया। तो ये हमारा फ़र्ज़ था, और मैं चूँकि रेस्टोरेंट बिजनेस में था तो ये हमारा काम था कि अमेरिकन और चाइनीज़ खाने भी पाकिस्तानी खाने के साथ शुरू किए जाएँ। उसके लिए छोटे से रेस्टोरेंट जो है उससे काम नहीं चलता था। तो आपने यानी कि एकदम से इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने रेस्टोरेंट खोला? जी बिल्कुल। अच्छा। और इसमें 535 सीट्स की गुंजाइश है। तो हमारे पार्टी हॉल है, नमाज की जगह अलग है, और सैटरडे संडे को हमारे हलवा पूरी, नहारी, पाए, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऑलमोस्ट ओनली पाकिस्तानी डिशेज मोर देन 20 पाकिस्तानी डिशेज इन वन टाइम। ठीक है। एंड ऑलमोस्ट 35 to 40 डिशेज वी हैव फॉर अमेरिकन एंड चाइनीज़ डिशेज। अच्छा, अमेरिकन और चाइनीज़ डिशेज रखने की क्या वजह थी? नई जनरेशन जो है वो अमेरिकन एंड चाइनीज़ डिशेज खाती हैं। वो ये नहारी, पाए, हलवा पसंद नहीं करती, मुझे बड़ी हैरत है। जी। अच्छा। तो ये ज़रूरी था कि हलाल अमेरिकन एंड चाइनीज़ डिश। और इससे शायद एक ये वजह भी हो सकती है कि जो यहाँ के रहने वाले लोकल लोग हैं उनको भी कोई चीज़ अट्रैक्शन उनको रेस्टोरेंट में मिले ताकि वो भी यहाँ पर आएँ। जी हाँ, वो तो खाते ही खाते हैं। और सबसे अच्छा। बड़ी बात ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने एक दफ़ा पूछ रहे थे, कुछ लोकल जो हैं वो पूछ रहे थे कि पाए के लिए पूछ रहे थे कि ये काय का सूप है। तो जब मैंने उनको बताया कि ये आपके घुटनों के और जोड़ों के लिए बड़े फ़ायदेमंद है, तो आप यकीन माने कि मेरे सामने खड़े खड़े जो है ना वो 3-4 प्याले पी जाते हैं। अच्छा, चलें, ये भी वैसे बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, इस शहर के अंदर पाकिस्तानी फ़ूड मिलना यकीनन अब किसी हद तक आसान हो गया है, लेकिन पहले अगर जैसे मेरी और पाकिस्तानियों से मुख्तलिफ शहरों में मुलाकात होती थी, उनका ये कहना होता था कि कई साल पहले 10, 15, 20 साल पहले हलाल गोश्त, हलाल खाना मिलना एक बड़ा ही मुश्किल काम होता था और लोगों को इसके लिए कभी कभी कई मील जाना पड़ता था दूर। क्या ये सही है? 20 साल पहले हम न्यूयॉर्क जाते थे जी, ग्रोसरी करने के लिए, 3 घंटे की ड्राइव। आप यहाँ से न्यूयॉर्क ग्रोसरी करने के लिए जाते थे? हमारे 1-2 फैमिली जानने वाली थी, वो हमें पैसे दे देते, हमारे लिए भी ले आना, हमारे लिए भी ले आना। कितनी ऐसी पुरानी बात है? ये बात है अप टू 94, 1994, 95। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रोसरी स्टोर्स खुलने शुरू हुए और वो छोटे छोटे थे। फिर अब जो हैं बड़े ग्रोसरी स्टोर्स, और पहले सिर्फ मशीन स्लॉटर्ड होते थे, अब बाकायदा हैंड स्लॉटर्ड। हाँ, ये चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी क्योंकि रेस्टोरेंट के आप इस शोबे में मौजूद हैं, आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। हलाल गोश्त और ज़बीहा में क्या डिफरेंस यहाँ पर समझा जाता है? क्योंकि मुझे कई लोगों ने ये क्वेश्चन भेजे पाकिस्तान से कि यहाँ पर पाकिस्तानियों को हलाल खाना किस तरह मिलता है, क्या मुश्किलें पेश आती हैं? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, कितना आसान होता है उनके लिए ये? 2 किस्म के गोश्त, 2 किस्म के मीट होते हैं, गोट और बीफ तो हैंड स्लॉटर्ड ही होते हैं। ठीक है। मगर चिकन जो है वो चूँकि छोटा जानवर है तो वो मशीन स्लॉटर चूँकि ज़्यादा करते हैं। ठीक है। मशीन स्लॉटर जो है वो ज़्यादातर अवेलेबल है, मगर अब जो है वो हैंड स्लॉटर चिकन भी आ गई है, जिसका कि हमने ये सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। अच्छा। तो ये हैंड स्लॉटर चिकन होती है, और गोट एंड बीफ तो होता ही हैंड स्लॉटर है। ठीक तो है। मशीन से कट ही नहीं सकता। ठीक है। तो माशाल्लाह से हमारा जो रेस्टोरेंट है जो कि हैंड स्लॉटर मीट होता है जहाँ पे। ठीक है। इसलिए कि हम क्योंकि ऑपरेशन बड़ा है हमारा, तो हम होलसेल से लेते हैं। बाकी जो रेस्टोरेंट हैं वो रिटेल से लेते हैं, तो उनको महंगा पड़ता होगा, तो वो रेगुलर हलाल लेते हैं। यानी ये जो हमारे यहाँ साथ ये पर हाल है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, वो तमाम माँ बाप जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हैं, उनके लिए किसी हद तक परेशानी जो है वो कम हो सकती है कि अब हलाल खाना यहाँ पर और गोश्त ख़ास तौर पर अब इजीली दस्तयाब हो जाता है, और आपके जिस इस किस्म के जो रेस्टोरेंट्स हैं और दीगर वहाँ पर भी अब ये किसी हद तक आसानी से मिल जाता है। जी माशाल्लाह से। और हमारे करीब में ही ग्रोसरी स्टोर्स हैं
हमारे रेस्टोरेंट के करीब में, तो हम उनसे मीट और जो दूसरी ग्रोसरी की चीज़ें होती हैं वो हम उनसे लेते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार साहब, मुझे आपसे मिलके और ख़ासतौर पर बाल्टीमोर जैसे शहर में अमेरिका के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ पर पाकिस्तानी ना सिर्फ जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में है, उनके लिए पाकिस्तानी खाना सप्लाई करना, वो भी उस टेस्ट के मुताबिक, मैं समझती हूँ कि शायद बहुत फ़ख्र की बात है। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत, और खाने के बाद आइसक्रीम खाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो चाय भी मच, है। थैंक यू सो मच, और गर्मियों में लस्सी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमेरिका जैसे मुल्क में भी अब हलाल गोश्त मिलना मुश्किल नहीं रहा है। कैसे, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बाल्टीमोर में बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की आबादी की वजह से अब वहाँ एक दो नहीं बल्कि कई हलाल फूड रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। इन्हीं में से एक में आपको लिए चलते हैं। इस वक्त इस फ्राइड चिकन के जो रन करने वाले हैं इस रेस्टोरेंट को, उनके पास चलते हैं। उनका नाम हम्माद है, उनसे पूछते हैं कि वो ये कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हम्माद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अलहम्दुलिल्लाह। तो मैंने ये सोचा कि मैं ज़रा इसकी रेसिपी तो सीखूं कि आखिर पाकिस्तान में भी लोग अब इतना क्रिस्पी फ्राइड चिकन खाने लगे हैं, तो ये बनता कैसे है? जी बेसिकली जो मेन इस पे हम है ये फ्लावर है, जिसकी इसके एक स्पेशल एक प्रोसेस होता है। क्या मैदा है या बेसन है, ये क्या है? जी, ज़रा पाकिस्तानी इसमें- स्टाइल में बताएं हमें। इसमें 3-4 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। बेसन भी है, इसमें फ्लावर भी है, इसको स्पेशल फ्लावर होता है, और इसका एक स्पेशल प्रोसेस है इसे ब्रेडिंग करने का। तकरीबन 1-2 मिनट का प्रोसेस होता है वो। तो ब्रेडिंग करके अब हमने जिस तरह आप देख रही हैं कि ब्रेडिंग कर ली, अब हम इसे फ्रायर में ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, यानी कि ये जो आपने बताया, ये जो आटा या फ्लावर जो भी है वो बना हुआ मिलता है, आप लोग सिर्फ उसमें चिकन को mix नहीं करते नहीं, हैं? ये स्पेशल हमारी रेसिपी है, हम खुद ही बनाते हैं फ्लावर। वैसे मार्केट में भी आपको मिल जाता है, लेकिन जो पाकिस्तानी लोगों को और जो टेस्ट देसी लोगों होता को है, पसंद है, जी हाँ, वो हम खुद ही डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, चलें, ये वैसे कि उन्हें ज़बरदस्त सी क्या बात है, पसंद है। क्योंकि पाकिस्तान में लोग मैकडोनल्ड्स हो या KFC हो, इस किस्म के बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनको फॉलो कर रहे हैं, जी, बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर भी शायद लोगों की डिमांड अब ज़्यादा हो गई है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग इन मैरीलैंड। सो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का भी, पाकिस्तानियों का, इंडियंस, बांग्लादेशियन, इन सब का बहुत अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने हम- रश भी यहाँ पर देखा, पाकिस्तानी फैमिलीज यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें ये टेस्ट कहीं नहीं मिल रहा ना, और हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। चलें, ज़बरदस्त। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हम ये चिकन मैंने ब्रेडिंग किया है, इसको मैं फ्रायर में ड्रॉप करने लगा हूँ। अच्छा, अब ये खाने को कितनी आंच के ऊपर पकाया जाता है, ज़रा मुझे ख़वातीन वाला जवाब बताइएगा। इसे तकरीबन 325 to 330 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम कुक करते हैं। तकरीबन 15 मिनट्स इसका टाइम होता है, कुकिंग टाइम। एक बात थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ पर पाकिस्तानी फ्लेवर, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे मुल्कों के लोग रहते हैं, लेकिन जी। पाकिस्तानी फ्लेवर के लिए क्या यहाँ पर दूसरे जो यूरोपियंस हैं या जो अमेरिकन हैं लोकल, वो आते हैं? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उन्हें भी हमारा टेस्ट बहुत पसंद है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनकी तरफ से भी, स्पेशली इन द आफ्टरनून व्हेन दे हैव द ब्रेक इन देयर जॉब्स, वो यहाँ पर आते हैं बहुत। और कुछ हमारे, अच्छा हमाद, अब कितना टाइम रह गया? जी इसमें तकरीबन 1 मिनट रह गया बाकी। अच्छा। तो फिर ये रेडी है। अच्छा, ये बताएं कि कस्टमर यहाँ पे आके क्या चीज़ ज़्यादा, कौन सी डिश ज़्यादा मांगते हैं? कस्टमर्स जो पाकिस्तानी हैं वो तो ज़्यादा डिमांड करते हैं डार्क मीट में, द ड्रम स्टेक्स एंड थाइस। और जो यहाँ के लोकल हैं अमेरिकन्स, वो विंग्स ज़्यादा पसंद करते हैं। तो स्टैंडर्ड एक आपने खुद अपनी मर्ज़ी से मेंटेन किया या कहीं से कोई हेल्प ली? जी बिल्कुल, स्टैंडर्ड तो हमने खुद ही मेंटेन किया है हमारा, लेकिन वक्त के साथ साथ कस्टमर की क्या डिमांड थी, कस्टमर किस तरह का टेस्ट चाह रहा था, वो हमने डेवलप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर को इसके लिए मुझे क्योंकि ख़ुद भी बहुत ये जानने की वो है, जो शौक़ है कि आपने कहीं से पढ़ा, खुद से सीखा, या क्या किस तरह से आया? एक्सक्यूज़ मी, चिकन हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है, तो अब हटा लेते हैं रेडी नाउ।
हलाल रेस्टोरेंट्स तो यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन कभी कभी हलाल गोश्त कहाँ से सप्लाई किया जाता है और किस तरह लोग यहाँ पर हलाल गोश्त हासिल करते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत से ऐसे लोग जो कि अमेरिका या फिर दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। बाल्टीमोर के एक ऐसे ही सुपर स्टोर में मैं आई हूँ जहाँ पर हलाल गोश्त मिलता है और कहा जाता है कि ज़बीहा गोश्त भी मिलता है। इसके जो मालिक हैं सईद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सईद, सबसे पहले तो लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि हलाल और ज़बीहा में क्या फ़र्क है। कुछ स्टोर्स पे सिर्फ हलाल लिखा होता है, कुछ पे हलाल और ज़बीहा दोनों लिखे होते हैं, तो पहले तो ये फ़र्क हमें थोड़ा सा बताएं। अच्छा, जो हलाल होता है वो बेसिकली जो है ना मशीन काट रही होती है और उसके पीछे टेप रिकॉर्डर चल रहा होता है और उस पर कलमा जो है वो उसमें जो है ना जो कलमा है ना वो टेप रिकॉर्डर से चल रहा होता ठीक है। और जो ज़बीहा होता है वो इंसान जो है ना इंडिविजुअली हर चिकन को जो है ना अपने हाथ से काटता है, तो वो हर चिकन को जो है ना अपने हाथ से काटता है, वो मशीन से नहीं करता, वो ज़बीहा हलाल होता है। तो आपके स्टोर में लोग किस वजह से ज़्यादा आते हैं? हमारे पास लोग बेसिकली इसी वजह से आते हैं कि हम सिर्फ जो है ना ज़बीहा हलाल रखते हैं। जब से भी हमने स्टोर खोला हुआ है तो हमने सिर्फ जो है ना ज़बीहा हलाल लोगों को देते हैं, तो लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट है जिसकी वजह से हमारे पास लोग आते हैं काफ़ी अरसे से। अच्छा, पाकिस्तानियों के अलावा और दूसरे मुल्कों के लोग जो यहाँ के अमेरिकन हैं, क्या वो भी आपके पास आते हैं? हमारे पास मेजॉरिटी कस्टमर के जो है ना पाकिस्तानी हैं, मिडिल ईस्टर्न कस्टमर हैं, इंडियन बंगाली कस्टमर हैं, कभी वंस अ वाइल जो है ना अमेरिकन भी आते हैं, तो मोस्टली जो है ना हमारी मेजॉरिटी पाकिस्तानी कस्टमर की ठीक है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि 10-12 साल आप लोगों के स्टोर को खुले हुए हो चुके हैं, यहाँ पर आने के बाद पाकिस्तानी और मुस्लिम्स को कितनी परेशानी होती थी और अब क्या वो परेशानी किसी हद तक कम हो गई है हलाल गोश्त वगैरह और चीज़ें खाने ढूंढने में? हाँ, आज से 10-12 साल पहले बहुत लिमिटेड स्टोर थे, लोग दूर दूर जाते थे गोश्त लाने के लिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके में जो है ना अच्छे खासे स्टोर खुल गए हैं, तो लोगों को अभी मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, क्या वो भी इस तरह आप जो हलाल मुख्तलिफ स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं जहाँ पर गोश्त मिल सकता है, वहाँ से लेना प्रेफर करते हैं, या उसके लिए भी आपको ये चेक करना पड़ता है कि रेस्टोरेंट में ज़बीहा हलाल गोश्त मिले सिर्फ हलाल के बजाय? मोस्टली जो मेजॉरिटी रेस्टोरेंट का जो है ना वो ये करते हैं कि मशीन कट चिकन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी कास्ट कम आती है और जो ज़बीहा है उसकी कास्ट ज़्यादा होने की वजह से रेस्टोरेंट वाले अवॉइड करते हैं कि ज़बीहा हलाल रखें। और बहुत लिमिटेड स्टोर हैं जो रेस्टोरेंट है जो ज़बीहा हलाल बेच देते हैं। तो अगर कोई यहाँ पर आए और रहना चाहे तो उसको किस तरह ये चीज़ फ़र्क समझ में आएगा? जो भी हमारे पास नया कस्टमर आता है हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हलाल में क्या फ़र्क है और ज़बीहा हलाल में क्या फ़र्क है, तो हम हर जो नया कस्टमर आता है उसको एक्सप्लेन। यानी जो नया कोई भी पाकिस्तान से आए या कहीं भी किसी मुल्क से आए तो अमेरिका में आने के बाद ये चंद चीज़ें हैं जो कि अगर उसको क्लियर ना हो तो मुश्किल होना चाहिए कि जो है ना कि हलाल में क्या फ़र्क है और ज़बीहा में क्या फ़र्क है। तो जो भी आता है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा जब उनको बताते हैं, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो बार बार दोबारा फिर हमारे पास आते हैं। अच्छा, इतना अरसा हो गया यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी, यकीनन आप भी उसका हिस्सा हैं। इस इलाके के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये इलाका कितना पुराना है और यहाँ पर रहते हुए अब पाकिस्तानी कम्युनिटी इस इलाके में, क्योंकि मैरीलैंड का बहुत बड़ा शहर समझा जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता का पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर बड़ी है? जी, हम 1998 में यहाँ अमेरिका में आए हैं, तो हमारे पास में जो मस्जिद रहमान लगती है उसमें मेरे ख्याल से 200-300 लोग आते थे आज से 10 साल पहले। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 हज़ार बंदा हर फ्राइडे के दिन नमाज़ पढ़ने के लिए आता है। तो महसूस होता है पाकिस्तान से दूर आने के बाद भी आप लोग इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो एक मुसलमान होने की हैसियत से यहाँ पर ज़रूरी हैं, आप लोग उसे प्रोवाइड करने का वो जो एक चेन है उसका हिस्सा है। अगर आप लोग ना हो तो शायद बहुत सारे लोगों तक हलाल और ज़बीहा गोश्त ना पहुँच सके, ये ज़िम्मेदारी महसूस होती है? हाँ जी, सही बात है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जो भी हलाल चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं कोशिश करते हैं कि लोगों को देने की। बहुत बहुत शुक्रिया। सईद हमारे साथ मौजूद थे स्टोर के अंदर। ये स्टोर बाल्टीमोर का एक बहुत ही पुराना स्टोर है और ऐसे कई स्टोर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ आने का मकसद ये था कि वो एक सवाल जो कि आप लोगों ने पूछा था कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी हलाल और फिर ज़बीहा गोश्त किस तरह से लोगों को मिल पाता है, उसकी जो पूरी लॉजिक है, जो पूरा सिस्टम है, वो शायद उन्होंने मुझसे बहुत बेहतर एक्सप्लेन किया। अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ एक नई जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।